भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान एडिशनल टैरिफ लगाने का मुद्दा उठाएगा। दरअसल अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर 12.5% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए अब सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे यही जानना चाहेंगे और क्या जानकारी आपको मिल रही है। जिस तरह से हमने दर्शकों को ये खबर बताई कि एडिशनल टैरिफ का मुद्दा अब उठाने जा रहा है भारत, पूरी खबर बताएं। देखिए, दरअसल आज सुबह सुबह ही यूएस की तरफ से यूएस के जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में ये कहा कि भारत में जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसके आधार पर भारत समेत 60 देशों पर 12.5% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि उनके मानदंड के हिसाब से भारत के जो सामान बन रहे हैं वैसे नहीं है। इसलिए चूंकि हमारे मानदंड के हिसाब से सामान नहीं बन रहे हैं तो वो सामान हमारे यहाँ यूएस की तरफ आएगा तो हम इस पर एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। तो 54 देश है जिस पर 12.5% टैरिफ लगाया जाएगा। उन 54 देश में भारत भी शामिल है और बाकी 6 देश पे 10% टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये जो 54 देश जिसमें भारत शामिल है, जिसमें 12.5% टैरिफ लगाया जाएगा, उसको लेके भारत यहाँ पे बहुत सहमत नहीं दिख रहा है। और ये ऐसे समय पे किया गया है जब यूएस की तरफ से ट्रेड नेगोशिएशन की प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पहुंचा हुआ है और आज दूसरा दिन है यूएस ट्रेड डील पे बातचीत होने को लेकर के। तो जो उद्योग मंत्रालय का कहना हुआ कि अब ट्रेड डील पे जो बातचीत होगी उसमें भारत की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर भारत पर 12.5% की ड्यूटी लगाने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसको कैसे आप डील में शामिल करेंगे या फिर डील से उसको बाहर रखिए। एक तरीके से भारत दबाव डाल सकता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के सामानों पर कोई ड्यूटी न लगाई जाए। ट्रेड डील में जो ड्यूटी की दरें तय हो जाएं वही ड्यूटी की दरें स्थायी होनी चाहिए, अतिरिक्त किसी आधार पर कोई ड्यूटी न लगाई जाए। ये भारत की तरफ से मांग रखी जा सकती है और मुझे लगता है कि कल तक ये चूंकि ये ट्रेड डील पर बातचीत होनी है तो इस बातचीत का मुख्य मुद्दा यही रह सकता है कि सेक्शन 301 के तहत जो एडिशनल टैरिफ 12.5% लगाने का प्रस्ताव भारत पर रखा गया है उसको कैसे खत्म किया जाए और ट्रेड डील में जो ड्यूटी है उसी को कैसे बरकरार रखा जाए। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक ये बातें थी कि 99% बातें लगभग ट्रेड डील की तय हो चुकी हैं, कुछ बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये डिसीजन आना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और ये प्रस्ताव रखना कि भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया जाए, ये ट्रेड डील की बातों को वहां तक ज्यादा केंद्रित करते हुए दिख रही है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें आज हम आवाज अड्डा में भी खास इसी पर ही चर्चा करने वाले हैं कि ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। तो जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा शाम 7:57 पर ट्रंप टैरिफ रिटर्न्स। चलिए अब बात करते हैं कैबिनेट की। सरकार ने एटीएफ की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ये फंड ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण और नेशनल हाईवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी मिली है। डिटेल्स के लिए चलते हैं एक बार फिर से लक्ष्मण जी के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, आज बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है एयरलाइंस कंपनियों के लिए। दरअसल एयरलाइंस कंपनियों इन दोनों काफी परेशान थी क्योंकि एटीएफ जो है, जो फ्यूल उसमें एयर टरबाइन फ्यूल होता है, उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। तो कई एयरलाइंस कंपनियां अपने फ्लाइट को बंद करना शुरू कर दी थी, ऑपरेशन बंद करने के कगार में पहुंच गई थी। तो सरकार ने यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए के एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी आज कैबिनेट की बैठक में। इसके तहत ये होगा कि एटीएफ की कीमतें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिससे एयरलाइंस एटीएफ खरीदती हैं, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 75 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर से ज्यादा एटीएफ के दाम नहीं बढ़ा सकेंगी। और दाम बढ़ाने की जरूरत है तो उस दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसका जो नुकसान होगा नहीं बढ़ाने की वजह से उसकी भरपाई सरकार करेगी। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। ये फंड होगा जिससे जो अंडर रिकवरी है वो उसको भरपाई की जा सके, यानी एटीएफ कम दाम में बेचने से नुकसान होगा उसकी भरपाई की जा सके। और दरअसल ये एयरलाइंस कंपनियों को राहत देने की कोशिश की गई ताकि एयरलाइंस कंपनियों को ऊंचे एटीएफ ना उठाना पड़े। और इससे ये होगा एयरलाइंस कंपनियों में जो लाखों लोगों को रोजगार मिला वो रोजगार बढ़ता हुआ दिखेगा। हवाई किराए जो बेतहाशा बढ़ रहे थे वो हवाई किराए बेतहाशा बढ़ने बंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें 2 शर्त है। पहली शर्त, अब तक जो एटीएफ के दाम बढ़ चुके हैं या फिर एटीएफ पे अंडर रिकवरी है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अभी जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई इस फंड से नहीं होगा। अब इस
फैसले के नोटिफिकेशन के बाद जो नुकसान होगी उसकी भरपाई यहाँ पे किया जाएगा। दूसरा कि जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है, बाहर विदेशी एयरलाइंस है, उस पर यह लागू नहीं होगा। हाँ, भारत की एयरलाइंस अगर विदेशी उड़ान के लिए एटीएफ ले रही है तब उस पर लागू जरूर होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली एनसीआर के लिए लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में, जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में जितने भी पुराने बस हैं, पुराने ट्रक हैं, उन सबको चरणबद्ध तरीके से उनको बदला जाएगा। उनकी जगह नई बसें लाई जाएंगी, नए ट्रक लाए जाएंगे और उस पर जो खर्चा होगा उस खर्च के लिए सरकार एक खास स्कीम लेकर आई है जिस पर करीब 5041 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा करीब 25,000 करोड़ रुपए के 4 अलग अलग हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी यहाँ पे दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों बड़ी खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड की। जाहिर तौर पर जो तस्वीरें इस वक्त आपने देखी वो किसी को भी विचलित कर सकती है। आपको बता दें दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज सुबह बड़ा अग्निकांड हुआ। मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक आग सुबह 8:50 पर लगी थी। कुछ ही देर बाद आग 6 मंजिला फ्लोरिश स्टे होटल तक फैल गई। इस अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 37 लोगों को अभी उनका इलाज किया जा रहा है। लगातार यहां पर जो राहत और बचाव कार्य है वो जारी है। आपको बता दें कि अभी भी कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में कुछ लोग विदेशी भी बताए जा रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए कई लोग इमारत से कूदते हुए भी दिख रहे हैं। आग लगने की वजह का फिलहाल अभी पता नहीं लग पाया है। दिल्ली अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, साथ ही आर्थिक मदद का भी यहां पर ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी जबकि घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। तो इस वक्त मालवीय नगर अग्निकांड में क्या कुछ ग्राउंड पर हालात हैं, इसका पूरा जायजा लिया है संवाददाता अमित पांडे ने। देखिए। दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की जो घटना हुई है, अब कार्रवाइयों का भी दौर शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली है। होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जो बिल्डिंग है उसमें सर्वे का काम शुरू हो चुका है। अनसेफ बिल्डिंग है इस इलाके में। और अगर आप ये तस्वीरें देखें तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे जो है संबंधित एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। ये जो दिल्ली सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम है इस पूरी बिल्डिंग का ये सर्वे कर रही है जहां पर आग लगी थी, ताकि इसकी हाइट क्या थी और किन किन पैमानों पर ये बिल्डिंग बनी थी। साथ ही फायर डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है, दिल्ली पुलिस की टीम इसकी जांच कर रही है और अलग अलग एजेंसियां इसमें जांच कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश यहां पर शुरू हो गई है। फिलहाल अभी 21 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन कई लोग वेंटिलेटर में हैं, कई लोगों की हालत गंभीर है। तो अंदाजा ये जताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये तो हुआ पूरा हादसा और हादसे के बाद क्या कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सारी नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तो एजेंसियां कर क्या रही थी, किन परिस्थितियों में ऐसे जो मौत के कुएं के गेस्ट हाउस को बनने दिया गया और जब ये बन गया तो क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और फायर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं थे। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब आने वाले दिनों में सबको देना होगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो। एक बात तो तय है, इस घटना ने सारे दिल्ली और सारे भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया है कि कैसे वीआईपी अति सुरक्षित इलाके में भी जब नियम कानून ताक पर रखे जा रहे हो तो ऐसी दर्दनाक बड़ी घटना हो सकती है।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मॉनसून की बारिश की, जिसे लेकर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से कम बारिश रहने का अनुमान जताया है। अल नीनो के बढ़ते प्रभाव से मॉनसून की बारिश में कमी हो सकती है। इसके लिए सरकार ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने खास तौर पर कॉन्टीजेंसी प्लान के साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और फसलों और मौसम की निगरानी के लिए अलग ग्रुप भी बनाए हैं। पूरी तैयारी सरकार की तरफ से क्या कुछ है, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। ये साल अल नीनो का साल है। मौसम विभाग ने ऑलरेडी अपना मानसून का अनुमान घटा दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल 90% होगी, तो इसका ये मतलब है कि सूखे की स्थिति भी आ सकती है। तो इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारी तैयारी अब ऑलरेडी करने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले तो सरकार ने एक वेदर एंड फसलों के वास्ते ग्रुप बनाया। इसमें कई मंत्रालयों के अधिकारी इसके अंदर शामिल है, जो हर हफ्ते बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे कि इस वक्त मानसून कहाँ पहुंचा है, कितनी बारिश हो सकती है, फसलों की बुआई का क्या स्टेटस है, बीज का क्या स्टेटस है। तो उसके आधार पर जो किसान हैं उनको अलर्ट भेजे जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि अब आप आपके लिए खेती करने के लिए, बुआई करने के लिए सही समय है, आप बीज लगा सकते हैं। उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आप आगे इसको लेकर के बढ़े। खासतौर पर 240 जिलों को ऑलरेडी कंटीजेंसी प्लान के अंदर सरकार ने डाल दिया है। उनके लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया है कि वहां पर अगर सूखा पड़ता है तो किस तरह के कदम वहां को उसको लेकर के उठाए जा सकते हैं। रिसाइलेंट क्रॉप्स के ऊपर सरकार इस बार ज्यादा जोर दे रही है। नेशनल बीज जो रिजर्व्स है उनको भी बढ़ाया जा रहा है। स्टेट्स के जो बीज भंडार है उनको भी कहा गया है कि आप अपने रिजर्व्स बढ़ाइए। और उसके साथ साथ सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी ऑलरेडी फॉर्म कर लिए हैं। इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी और राज्यों के अधिकारी भी शामिल है। तो किसी तरह का कोई क्राइसिस आता है तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने थोड़ा सा प्रोडक्शन का अनुमान जरूर घटा दिया है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है कि अगर सूखा पड़ता है या बारिश कम होती है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मार्केट का पूरा अपडेट। आप देखते रहिए आवाज समाचार। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 304 अंक तक टूटा, वहीं निफ्टी 78 अंक गिरकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी निचले स्तरों से करीब 2% सुधर कर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में भी रिकवरी देखने को मिली है। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ। हालांकि फर्स्ट हाफ में बाजार ने मई का लो तोड़ा, लेकिन सेकंड हाफ में रिकवरी काफ़ी अच्छी प्ले आउट हुई। और आज की जो रिकवरी थी वो बैंकिंग शेयरों के दम पर आई। काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ जो निफ्टी बैंक है वो 470 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ है और निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर होकर केवल 77 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अगर सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो आज निफ्टी आईटी कल का जो हीरो था आज का एक्सीडेंट बना और 5.5% की गिरावट यहां पर सुबह से ही नजर आई। इसके अलावा एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल मार्केट शेयरों से भी बाजार में गिरावट नजर आई। इसके अलावा अगर बात करें गेनर्स की तो पीएसयू बैंक करीब 2% की तेजी के साथ यहां पर इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी ऑटो में भी निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी आई और डिफेंस काउंटर में भी आज खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहां पर हेल्थ केयर सेगमेंट से अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर शामिल थे। इसके अलावा टाटा मोटर्स पीवी में निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आई और शेयर 2% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा एसबीआई ने भी आज जो है रिकवरी दिखाई। अगर निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो कल के मुकाबले पिक्चर्स काफी उल्टी पड़ी और यहां पर निफ्टी आईटी के सारे काउंटर्स नजर आए। टीसीएस 8.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स थे जिनमें आज गिरावट नजर आई। तो ओवरऑल आज जो मार्केट की गिरावट है उसको बैंकिंग शेयरों ने सपोर्ट दिया है और उसके गेनर्स की बात करें तो फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और पीएनबी जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कॉर्पोरेट इंडिया को चेताया है। उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया को भविष्य में निवेश करने की नसीहत दी है। उदय कोटक ने कॉर्पोरेट इंडिया के लिए क्या कहा है, इसके क्या मायने हैं, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। उदय कोटक ने साफ साफ नसीहत दी है इंडिया इंक को कि भाई साहब आईपीएल खत्म हो गया, अब तो कम से कम काम पे फोकस कर लो। और उनकी इस बात में कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा है। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने गूगल का एग्जाम्पल दिया। गूगल जैसी कंपनी जिसके पास ऑलरेडी इतना कैश है, सरप्लस है कैश, उसके बावजूद वो
कैश रेज कर रही है, कैपिटल रेज कर रही है। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जो $160 बिलियन का प्रॉफिट कमाती है और जिसका $4.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया इंक का मार्केट कैप है, उसके बावजूद वो कैपिटल रेज कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें इन कंपनियों की ग्रोथ क्या शानदार रही हैं। और अगर आप यूएस को छोड़ भी दें, वैसे अगर आप इवन आउटसाइड यूएस भी देखेंगे तो अब जैसे कोरिया है, ताइवान है, देखिए किस तरीके की मार्केट कैप्स हो गई है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर शायद थोड़ी सी एक एनिमल स्पिरिट मिसिंग है, ये शायद उदय कोटक जी को लग रहा है। इसीलिए उन्होंने इंडिया को कहा है कि थोड़ा फोकस करिए अब काम पर। आईपीएल खत्म हो चुका है, एंटरटेनमेंट ओवर, काम पर फोकस करिए। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पोर्टल खुलने के दूसरे दिन भी छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद सीबीएसई ने सेशन टाइम लिमिट बढ़ा दी। दूसरे दिन अब तक कितने छात्रों ने आवेदन किया है और पूरा अपडेट क्या है, अब जानिए रोहन सिंह से। जी, सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल को खुले हुए आज भी दूसरा दिन था और आज भी हैवी ट्रैफिक इसमें देखने को मिली। जो जानकारी सीबीएसई की तरफ से दी गई है, आज दोपहर 12 बजे तक लगभग 44,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए, जिसमें कि री इवैल्यूएशन के लिए लगभग 39,000 थे और वेरिफिकेशन के लिए लगभग 5,000 एप्लीकेशंस दिए गए थे। इसके बावजूद जो है आवेदन प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, लेकिन कई छात्रों ने कई सारी शिकायतें दर्ज की हैं सोशल मीडिया पर और बाकी चैनल्स के जरिए। उन्होंने कहा है कि जैसे कि ब्लैंक स्क्रीन का आ जाना एक बड़ी शिकायत छात्रों की तरफ से दी गई। साथ ही ऑटो लॉग आउट कई छात्रों का जो है सेशन के बीच में हो जा रहा है, उसकी भी शिकायत दी जाएगी। कई छात्रों ने डिस्प्ले संबंधी शिकायतों को भी दर्ज किया है और इन शिकायतों को देखने के बाद सीबीएसई ने पोर्टल की जो सेशन टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि छात्रों को इस पूरे प्रोसेस में अब ज़्यादा समय मिलेगा। साथ ही एक और मुद्दा पेमेंट को लेकर था, जिसको लेकर सीबीएसई ने सफाई दी है। सीबीएसई ने कहा है कि हालांकि 4 बैंक जो है वो पेमेंट गेटवेज है, लेकिन इसके लिए उन बैंकों में खाता होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे यूपीआई से, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे क्रेडिट कार्ड के जरिए ये पेमेंट किया जा सकता है। और साथ ही जो सीबीएसई का कहना था कि जो छात्रों की शिकायतें हैं उनको देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया है और इस पोर्टल को सुचारू रूप से जो चलता रहे, इसके लिए भी जिस विशेष टीम जो है पूरी इसकी निगरानी कर रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।